हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका एम विद आशीष में स्वागत करता हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए संख्या पद्धति क्या होती है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम संख्याओं, उनके गुणों और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति भी कई प्रकार की होती हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बाइनरी, बाइनरी, बाइनरी न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, यानी द्विआधारी संख्या पद्धति। ऑक्टल, ऑक्टल न्यूमरल सिस्टम यानी अष्टाधारी संख्या पद्धति। डेसिमल न्यूमरल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका बेस 2 होता है, इसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसका बेस 8 होता है, इसमें 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसका बेस 10 होता है, इसमें 10 अंकों का प्रयोग, इसमें 16। ये 16 आधारी संख्या पद्धति कहलाती है, जिसमें आधार 16 होता है। लेकिन बहु प्रचलित संख्या पद्धति कौन सी है? डेसिमल न्यूमरल सिस्टम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें अंक होते हैं 0 से 9। अगर बात करें डेसिमल न्यूमरल सिस्टम की, यानी कि इसे 10 आधारित संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं, जिसमें कितने प्रयोग किए जाते हैं? अंक 0 से लेकर 9 तक। 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हमें इसी के आधार पर, इन्हीं अंकों के आधार पर गणित को पढ़ते हैं। ठीक है, मैथ्स को पढ़ते हैं और हम इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर जो संख्या पद्धति प्रचलित हुई उसे क्या कहते हैं? संख्या दशमलव संख्या पद्धति। ठीक है, और सबसे पहले जो विदेशी थे वो अरबवासी थे, जिन्होंने इनका प्रयोग किया। ठीक है, तो इन्हें हिंदू अरबिक नंबर भी कहते हैं। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि हिंदू अरबिक नंबर कौन से होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जो दशमलव संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाते हैं, ये हिंदू अरबिक नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहले बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देख लीजिए आप, मैंने सबको लिख दिया है विधिवत, इनका क्लासिफिकेशन किया है। फिर पहले देख लें, फिर इनका एक एक लेके चलेंगे और इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहला है नंबर यानी संख्याएं। इनको 2 भागों में बांटा गया, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, अब आप देखो, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या है और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और रेशनल नंबर्स को मैंने बांटा है दो प्रकार की संख्याओं में। कौन सी? इंटीजर्स यानी पूर्णांक और फ्रैक्शंस यानी भिन्न। अब देखो, इंटीजर्स को ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं 0 और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में बांटा गया है, और फ्रैक्शंस को प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड यानी उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न में बांटा गया है। ठीक है, और धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को 2 तरीके से बांटा गया है। ऑन बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी विद टू के विभाज्यता के आधार पर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सम और विषम यानी इवन और ऑड। ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, विभिन्न गुणकों की संख्या के आधार पर प्राइम यानी अभाज्य, वन और कंपोजिट। ठीक है, अब हम एक एक को लेके चलेंगे और उन पर बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आप देखो, इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्या।
काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं को छोड़कर जो संख्याएं वो कौन सी काल्पनिक संख्या है? एक तो मतलब रियल और दूसरी नारियल। कोकोनट वाला नारियल नहीं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं ना, रियल जो रियल ना हो। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, थोड़ी सी होती है इन पर बात कर लेते हैं क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो सारी रियल नंबर्स होती हैं। ठीक है, इमेज जैसे मैं आपसे कहूँ कि वैसे तो किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16, ठीक है, तो एक्स जो होगा क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगी क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते नेगेटिव नंबर का। ठीक है, तो एक्स अगर हम करें इसका वर्गमूल निकालें तो इधर करनी लग जाएगी। ठीक है, अब आप बताओ, इधर -1 ऐसे भी लिख सकते हैं और -16। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4, और इसका तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम इसको मानते हैं, इसको हम आई मानते हैं। ठीक, इसे आयोटा कहते हैं। ठीक, तो हम इसको लगा देते हैं ऐसे। ठीक, तो अगर जिसमें आयोटा लगा हो समझ लीजिए वो काल्पनिक संख्या है। ठीक, तो ये एक्स एक क्या 4i क्या होगी, काल्पनिक संख्या है। आई स्क्वायर, इस प्रकार से आई स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है, तो इसको हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इस तरीके की संख्याएं जो होती हैं इनका कभी कैलकुलेशन करने को आ जाए तो इससे आसानी से हम निकाल सकते हैं इनको आई मान के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन सी हैं, जो काल्पनिक संख्याएं छोड़ के जितनी संख्याएं सब क्या रियल ही है। ठीक, जिनको हम पढ़ते हैं सब रियल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आते, बस इतना ही समझ लीजिए आप, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, रियल नंबर्स, अब हम एक एक को लेके चलेंगे। रियल नंबर दो तरीके की होती हैं, कौन सी, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आप बताओ। रेशनल नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे मैं आपसे कहूँ p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि ऐसे p अपॉन क्यू इसकी फॉर्म में लिखा जा सके तो क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर। जैसे कोई भी इंटीजर्स ले लिए, इनका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, चाहे कोई इंटीजर्स हो, कोई भी इंटीजर्स रख लीजिए आप, पूर्णांक संख्या, और डेसिमल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सभी डेसिमल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं, और फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन तो होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ इंटीजर्स है, आप मान लीजिए एक है, ये क्या रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसके कैसे भी लिख सकते हैं, 2 5 4, मतलब 4 5 4, 2 5 2, ये एक ही रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 5/7, ये भी रेशनल नंबर है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे डेसिमल नंबर है 0.5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5/10। ठीक है, तो इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते, इस प्रकार चाहे कोई भी हो, ये 3 5 7, ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब आप बात करें इरेशनल नंबर्स की, वो संख्या जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ लिख भी दिए हैं, चाहे सभी भौतिक एवं अनुपातिक स्थिरांक जितने भी हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं, इन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अनावर्त अशांत दशमलव, अबे दशमलव जो संख्या आएंगी उन पे आगे बात करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि अनावर्त अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं उन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनके कोई निश्चित टर्म नहीं होते हैं कि ये कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, आगे चल के बात करेंगे दशमलव संख्याएं की कितने प्रकार की होती हैं, ये अनिश्चित, अनावर्त दशमलव संख्या, निश्चित आवर्त दशमलव संख्याएं, और आवर्त दशमलव संख्या, निश्चित दशमलव संख्या। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। और किसी भी अभाज्य संख्या की अगर हम करनी निकालें, उसका रूट निकालें, तो
वो क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगी। उसे हम पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, ये पाई है, ठीक है। अब पाई को आप कहेंगे 22/7, 22/7 तो क्या रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 तो है नहीं, क्योंकि इसको वैल्यू तो बहुत लंबी होती है, आप इसे याद भी नहीं कर सकते, इसकी कितनी लंबी वैल्यू तो ये अनिश्चित काल तक चलती है, इनफाइनाइट तक जाता है ये पाई का मान। तो इसको ये हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। जितने भी चाहे रो हो, ईटा है, अल्फा बीटा गामा है, जितने भौतिक अनुपातिक स्थिरांक हैं क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 3, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप इसे पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर ली थी हमने रेशनल और रिलेशनल की। अब हम रेशनल को फैक्टराइजेशन करें तो ये दो तरीके की होती हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या है, फ्रैक्शन यानी भिन्न संख्या, ठीक है। अब आप बताओ इंटीजर्स कौन कौन सी होती हैं। इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स को 3 भागों में बांटा गया है। ये होते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक, शून्य सहित ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए आप। माइनस इनफाइनाइट से लेकर ठीक है -5 -4 -3 -2 -1 तक, ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और इसमें जीरो भी शामिल करते हैं, ठीक। और 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक। तो शून्य सहित ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को और धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अगर हम, ठीक, अब बात करें नेचुरल नंबर की यानी प्राकृतिक संख्या, तो जितनी भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ये कहलाती हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। अब होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं नहीं होती, सेट ऑफ होल नंबर्स होता है, यहाँ पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर जीरो को भी इसमें शामिल कर दिया जाए पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में, तो ये क्या कहलाती है, होल नंबर बन जाते हैं, सेट ऑफ होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो शून्य सहित पॉजिटिव संख्याओं का क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। अब आगे बात करें हम, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हमने दो आधार पर बांटा है, दो के विभाज्यता के आधार पर, इवन यानी सम संख्या, ऑड यानी विषम संख्या, और ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर, उनके विभिन्न गुणकों के आधार पर बांटा गया है। प्राइम यानी अभाज्य संख्या है, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या है। अब आप बताओ सम संख्या यानी इवन संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम दो से विभाजित करते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 108 है, 122 है, 100 है, ये कौन सी होती हैं, सम संख्याएं, इन्हें हम दो से विभाजित कर सकते हैं। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 3 5 9 11 13, 13 तो वैसे भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, लेकिन मैं बात करता हूँ विषम संख्या, ये सब विषम संख्या है, ये इन्हें हम दो से विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स कहलाते हैं यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जो जिनका फैक्टर स्वयं और एक के अलावा दूसरा ना हो, क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टर। जैसे मैं आपसे बात करूं 3 है,
3 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा, और अगर 2 की बात करें तो 1 आएगा और 2 आएगा। 11 की बात करूं तो 1 आएगा और 11, और इसके कोई भी फैक्टर नहीं किया जा सकता। तो वे संख्याएं जिनका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता स्वयं और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो उनका, जैसे 17 है, इसका 1 होगा और 17 होगा। अब बात करूं मैं इसकी कंपोजिट यानी भाज्य संख्याओं की, वो संख्याएं जिनको फैक्टर स्वयं और 1 के अलावा कोई दूसरा भी हो, जैसे मैं बात करूं 4 की, तो इसका कौन सा फैक्टर होगा, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, ठीक है। 8 का 1 2 4 होगा, 8 होगा। 10 का 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10। तो जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब हम बात करें 1 की, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है ना, इसके 1 से ज्यादा फैक्टर होते नहीं है। तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है, स्वयं और 1 के अलावा, यानी कि इसका तो एक ही फैक्टर है, इसके तो दो दो हो जाते हैं अभाज्य संख्या में। तो ये तो ना तो भाज्य और ये ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखो पहली सम संख्या कौन सी हुई, 2, ठीक। और पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या एक तो है नहीं, कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या भी 2 है। तो और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इस इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ठीक, अब मैं बात करूं, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, एक बात और हम बता दूं आपको, जो इस ये है, एक होता है, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपसे कहूं मल्टी, जिसे गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं, मतलब किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कोई संख्या 4 है, ठीक है, इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो 4 रहेगा। 3/8 है, अगर इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा, 3/8 रहेगा ना। तो इसे गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। अब जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, यानी योगात्मक तत्समक, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस पे कोई भी अंतर ना आए। जैसे 3/4 है, इसमें जीरो जोड़ दिया तो क्या रहेगा, 3/4। 8 में जीरो जोड़ दोगे तो कितना रहेगा, 8। तो क्या योगात्मक तत्समक संख्या होती है, जीरो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।